हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। और आज हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा आसान भी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। पहले हम हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे, हार्मोनिक कोई फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या है। देखिए इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट में जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन। यानी कि इस यूनिट का जो मेजर पार्ट है या कह सकते हैं इस यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनालिटिक फंक्शन। अभी भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सब एनालिटिक फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है और आगे के लेक्चर भी हमारे एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे अभी। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि हार्मोनिक फंक्शन क्या है। देखिए एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स वाई। अब एफ यहां पर लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको एफ ना दिया हो, यू दिया हो, वी दिया हो या कोई और नाम दिया हो, तो नाम से फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, एफ जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। ध्यान रखना एफ क्या है, दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई। इज सेड टू बी हार्मोनिक। तो हम इस फंक्शन को हार्मोनिक कब कहेंगे, है ना, इस फंक्शन को हार्मोनिक कब कहेंगे। देखिए आगे बताया गया कब कहेंगे, इफ इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अगर ये फंक्शन इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वाई ये हार्मोनिक है। या सिंपल सा मतलब ये है, कोई भी फंक्शन जो आपको दिया है अगर वो इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कहते हैं नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। देखो इसमें है क्या, जैसा आपका जो फंक्शन है एफ, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है और आप अच्छे से जानते हैं दो वेरिएबल के फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है ना। एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर हम इस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे दो बार, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने के बाद जीरो आ गया तो हम कहेंगे हार्मोनिक है, और अगर ऐड करने के बाद जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे हार्मोनिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट आपको यहां, अब देखो यहां पर आपको फंक्शन यू दिया है, एफ नहीं दिया, कोई बात नहीं, नाम ही तो बदला है, और ये यू एक्स वाई का फंक्शन है जो आपको लिखा हुआ आगे। आपसे कहा कि आपको ये शो करिए इसको कि ये हार्मोनिक है। कैसा है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये हार्मोनिक तभी कहलाएगा जब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें इस u का एक बार x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालना होगा और एक बार y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy माइनस 3xy स्क्वायर, ये हमारा गिवन फंक्शन है। देखिए यहां पर जो ब्रैकेट में x और y लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो u है ये x और y का फंक्शन है। क्लियर है। तो जरूरी नहीं कि आप उसको यहां पर लिखें ब्रैकेट में x y, हमें पता चल रहा है कि u x और y का फंक्शन है। चलिए अब क्या करना है, अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब यहां पर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो हमें 4 बार लिखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए तो मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो डेल u अपॉन डेल x। देखिए जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो यहां पर हम y को कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब देखो ये 4xy है, इसमें क्या है, y कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना 4y।
यहां पर आ जाइए माइनस, देखिए हम यहां पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये क्या लिखा है 3xy², तो y² कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, ये 3y² हो जाए। ठीक, अब एक बार और करेंगे क्योंकि हमें 2 बार करना है लाप्लास इक्वेशन के लिए, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है x का भी और x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी। तो अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा del2u अपॉन del x² इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 6x, और क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब आगे तो कुछ आएगा नहीं, दोनों ही क्या हो गए 0 हो गए। तो मेरे पास del2u अपॉन del x² की वैल्यू आ गई है 6x, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। बाकी अगर आप लोग लिखना चाहें कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम इसको वापस किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए y के रेस्पेक्ट में स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो del u ओवर del y कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए, y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे del u ओवर del y आएगा, देखिए x³ का 0 हो जाएगा माइनस, अब ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4x कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो गया, तो ये माइनस का 4x आएगा, और यहां पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये माइनस का 6xy आ जाएगा। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा del2u अपॉन del y² इज इक्वल टू, देखिए ये पहले से ही 0 था, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y के रेस्पेक्ट में कर रहा है 6x कांस्टेंट है, y का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा हमारे पास -6x, यानी कि del2u अपॉन del y² इज इक्वल टू -6x, और इसको मैं एज्यूम कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, del2u अपॉन del x² को भी, del2u अपॉन del y² को भी, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, यहां पर आ जाते हैं। देखिए तो मैं इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, देखो del2u अपॉन del x² प्लस del2u अपॉन del y² इज इक्वल टू, देखो पहले देखिए जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट के साथ ऐड होता है, राइट पार्ट राइट के साथ ऐड होता है, तो 6x को ऐड करना है -6x में, तो 6x - 6x आ जाएगा, और आपको यहां पर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, ठीक है आगे देखिए हमारे पास आ गया del2u अपॉन del x² प्लस del2u अपॉन del y² इज इक्वल टू 0, इक्वल टू में क्या आ गया 0, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही तो लाप्लास इक्वेशन है, ये क्या है, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। भाई केवल u आ रहा है, जो हमने फॉर्मूले में लिखा था वहां f था, और मैंने आपको पहले बताया था f की जगह फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, r हो सकता है, s हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इक्वेशन तो यही बनेगी ना। तो देखो यहां पर ये लाप्लास इक्वेशन बनेगी, तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सिंस you satisfy the Laplace इक्वेशन, u किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर अगर u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब यह है देयरफॉर u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, तो हमारा जो u है ना वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन हार्मोनिक फंक्शन का आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। बस क्या चेंज होगा, चेंज ये होगा कि डेरिवेटिव थोड़े बड़े बड़े हो सकते हैं, डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन।
आपको 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को ऐड कर देना, दोनों का सम 100% जीरो ही आएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि शो करिए ये हार्मोनिक है, शो करिए ये हार्मोनिक है, तो सम जीरो ही आएगा। बस आप लास्ट में लिख देंगे क्योंकि u सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, इसलिए u हार्मोनिक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हार्मोनिक का, तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नाउ डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखिए। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने एज इट इज ऐसा ही लिखा है। तो हार्मोनिक फंक्शन की अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो पहले आप हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, और कई बार एग्जाम में हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन 2 मार्क्स में भी पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, डेफिनेशन तो आप अपने आप लिख लेंगे। आगे देखिए क्या कहा गया, सो दैट v इक्वल टू, अब देखो यहाँ फंक्शन का नाम v है, ठीक है ना, फंक्शन का नाम क्या है, v है। ये हमारे पास एक v एक फंक्शन दे रखा है, ये हार्मोनिक है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो केवल फंक्शन बदला है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं बदलेगा, वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। तो सबसे पहले मैं v यहां पर लिखूंगा। देखिए v क्या दिया मुझे, v हमें गिवन है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x, और ये सब डिफरेंशिएशन मुझे लगता है सभी को आते होंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या होता है। चलिए log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2y। ना अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पहले करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x 2 बार, फिर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y 2 बार, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x, लॉग का पार्शियल डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें अलग फॉर्मूले लगते हैं। तो यहां पर लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तो लॉग का हुआ है, किसका हुआ है, लॉग का। अब यहां पर आप चेन रूल लगाएंगे। देखिए लॉग का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स। लेकिन अगर यहाँ x के प्लेस पर कुछ और होगा, या x भी है, देखिए x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसलिए हम ऊपर 1 लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई और फंक्शन लिखा है तो आपको उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि न्यूमरेटर में आएगा। तो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो x का तो हो जाएगा 2x और y का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 मतलब 2x ही बचेगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। प्लस x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, तो y का कितना हो जाएगा 0 ना। ये हमारे पास आ गया, पहले इसको ठीक से लिख लेता हूं। तो डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, एंड प्लस में 1। अब क्या करें, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और कर देता हूं। तो चलिए एक बार और करेंगे, तो डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहां पर आप जानते हैं कि न्यूमरेटर में भी फंक्शन है एक्स का और डिनोमिनेटर में भी है, तो यहां पर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल ये कहता है कि जो नीचे लिखा उसको तो आप पहले ऐसे ही लिखो, जो डिनोमिनेटर है उसको तो आप एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन लिखो इसके मल्टीप्लाई में, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। नाउ अब आएगा माइनस साइन, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो और जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और y का हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बचा 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखो कितनी आसानी से हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो हो गया 2 बार। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। देखो अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे चलते हैं तो ये मिलेगा डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर नहीं 2y स्क्वायर लिखता हूं पहले, और देखो यहां पर 2x स्क्वायर वो माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो
एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार मैं कर चुका, अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो देखिए कितना आएगा। नाउ वाई के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, जरा ध्यान से देखें, डेल वी अपॉन डेल वाई कितना आएगा, देखो ये लिखा v, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो log का एज इट इज होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का करना है, न्यूमरेटर में x का 0 हो जाएगा इस बार, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा है, और वाई स्क्वायर का 2y, यानी कि 0 प्लस 2y मतलब 2y ही आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, x का कितना हो जाएगा, प्लस x का 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस 2y का -2 हो जाएगा क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ये 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर बचा -2। इसको अब क्या करना है, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, जरा ध्यान से देखें, देखिए कितना आएगा, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो फिर से क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर को पहले ऐसे ही लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2y का डिफरेंशिएशन 2 माइनस, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे जो कि 2y है, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर यही है, तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 2 के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई करो अंदर तो माइनस का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर भी है होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कितनी आसानी के साथ हमारा ये डिफरेंशिएशन हो गया है, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था ना, यहां पर देखो, यहां देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिमिलर तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं आया क्वेश्चन में। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने जा रहा हूं मैं। देखो कितना आ जाएगा ऐड करके, ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 डेल टू यू कहां गया, डेल टू, अच्छा डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो देखिए डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल टू वी, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब देखिए उधर से लेके आते हैं उधर वाला इक्वेशन नंबर 1, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका देखो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम ही लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा इनका दोनों का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर। और आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सब कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा 0, और 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही आता है, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 0। कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं यहां पर लिखूंगा ये हमारा 0 आ गया, तो यहां पर फाइनली हम लिखेंगे कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पर लिखेंगे सिंस यू satisfy Laplace equation
लाप्लास इक्वेशन, u ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, सॉरी u नहीं है यहां पर, क्या है यहां पर, v है। चलिए, सिंस v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, therefore v is a harmonic function, हार्मोनिक फंक्शन। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर हार्मोनिक आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको हार्मोनिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। और अगर हार्मोनिक क्लियर हो गया है तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, अब ये क्या है जरा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि इस यूनिट के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आपको डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको एनालिटिक के कॉन्सेप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो डिफरेंस, देखिए कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है। और अगर वो उसके आसपास भी डिफरेंशिएबल है तब हम उसको एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये, यहां पर जो सब कुछ चल रहा है वो एनालिटिक फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड है। अब यहां पर देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एफ जेड यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, यू प्लस आयोटा वी, अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन है, देखिए ध्यान, कंडीशन पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। तो इस लाइन का मतलब समझिए कि अगर एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है तो उसका जो रियल पार्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, दोनों के दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है वो मैं इधर लिख देता हूं, देखो इसका मतलब ये है कि अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, 0 होगा। क्यों हुआ ये 0? क्योंकि ये क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है ना, और v भी हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब v भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, है ना। देखिए, इनको अगर आप प्रूव करना चाहें तो प्रूफ भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो सीधी सी बात है, ये एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारी सीआर इक्वेशन क्या होती है, del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y, ये हमारी सीआर इक्वेशन है। अब आप क्या करो, एक सीआर इक्वेशन ये है और एक दूसरी भी है, del u अपॉन del y माइनस del v अपॉन del x। ये जो हमारी दोनों की दोनों सीआर इक्वेशन है, कॉची रीमान इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ और इसको भी एक बार और करो तो ये del 2u अपॉन del x स्क्वायर हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और ये del 2v अपॉन del x del y हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी करिए आप डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, दोनों को एक एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में, इसको y के, उसके बाद इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो ये वाली इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर इसको y के रेस्पेक्ट में और इसको x के रेस्पेक्ट में, और फिर से दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। हालांकि प्रूफ जनरली आता नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ है। सीआर इक्वेशन को आपको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है बस, और उसके बाद ऐड कर देना है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है तो इसमें जो u और v लिखे हुए हैं ना, ये दोनों के दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। कैसे फंक्शन होंगे? हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है उस पर ध्यान देते हैं। सच फंक्शन आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। ये जो u और v है ना, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, जरा ध्यान देना। अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन हार्मोनिक है और ये दोनों के दोनों फंक्शन u और v इस एफ जेड के अंदर से आ रहे हैं, इसका एक रियल पार्ट है और एक इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यहीं से दोनों आ रहे हैं। तो अगर u और v
किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है तो ये फंक्शन 100% कॉन्जुगेट फंक्शन होंगे। अब समझिए बात को, सारे फंक्शन हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं होते। जैसे अभी अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको कराए, एक में मैंने प्रूव कराया कि यू हार्मोनिक है, एक में मैंने प्रूव कराया कि वी हार्मोनिक है। अब उन दोनों के जो डबल डेरिवेटिव आए हैं, ठीक है ना, उन दोनों को जो हमने प्रूव किया है, अब जरूरी नहीं है कि वो दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन हो। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक ही फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, ऐसा मैंने कभी वहां नहीं कहा है। क्लियर है? तो देखिए हार्मोनिक कंजुगेट तभी कहलाएंगे दो फंक्शन जब वो एक ही फंक्शन के, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ नोट में, इंपॉर्टेंट, यू जो होता है, यू बी द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी। जो यू है वो वी का हार्मोनिक कंजुगेट है। यू क्या है? वी का हार्मोनिक कंजुगेट है। और सिमिलरली वी इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहां पर क्वेश्चन में आपको अगर u गिवन होगा तो आपसे v पूछा जाएगा, और अगर आपको v गिवन होगा तो आपसे u पूछा जाएगा। यानी कि यहां पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे कि आपसे u दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि u का हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, या v दे देंगे और v का हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए। हार्मोनिक कंजुगेट तभी निकाला जा सकता है जब u और v दोनों एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको मेथड समझा देता हूं कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाला कैसे जाता है। तो यहां पर आ जाते हैं वापस। देखिए, तो हमारा टॉपिक है मेथड्स या मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। देखिए, केवल कॉन्जुगेट फंक्शन बोले या हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले एक ही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो केस बनेंगे इसमें। अगर आपको u दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, और अगर आपको v दे रखा है तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है, अगर आपको u दे रखा है तो देखो कैसे निकालेंगे। समझिए यहां पर ध्यान से। देखो, अगर आपको u दे रखा है तो आपसे v पूछा होगा, और आप जानते हैं कि जो v है, देखिए जो v है वो x और y का फंक्शन होता है। देखिए जब हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये एक्स वाई का फंक्शन है। अब यहां पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे कॉन्सेप्ट टोटल डिफरेंशिएशन का, जो हमने मैथमेटिक्स 1 में पढ़ा था। क्या था? बहुत सिंपल है। देखिए टोटल डिफरेंशिएशन का यहां पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। अगर मैं यहां पर v को, इस v को अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, इसका टोटल डेरिवेटिव, तो dv इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या होता है टोटल डेरिवेटिव का दो वेरिएबल के लिए। हमने लास्ट टाइम दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल सबके लिए पढ़ा था। चलिए यहां पर दो वेरिएबल की बात करेंगे। तो dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये हमारा टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। आप सब लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप देख सकते हैं, आसान है। क्या करना है? पहले v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां पर आएगा dx, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव dy के, y के रेस्पेक्ट में और dy। अब यहां से आगे देखिए क्या करना है। इसके आगे हमें निकालना v कैसे आएगा? सीधी सी बात है, dv से v कैसे आएगा? dv को इंटीग्रेट कर दो, v आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि यहां पर dv बाई dx लिखा, यहां पर dv बाई dv अपॉन dy लिखा। अब हमें v पता ही नहीं, v तो निकालना हमें। जब हमें v पता नहीं तो हम v का पार्शियल डेरिवेटिव कहां से लाएंगे? ये प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस dv अपॉन dx को, dv अपॉन dy को यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनको रिप्लेस करना बहुत आसान है। कैसे? बाय यूजिंग CR इक्वेशन। हम यहां पर CR इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए CR इक्वेशन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है, और जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बात क्लियर है? जो एनालिटिक होता है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर मैं CR इक्वेशन का यूज करूंगा। देखिए जब आप CR इक्वेशन का यूज करेंगे, CR इक्वेशन होती क्या, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो CR इक्वेशन आपकी होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। पहली इक्वेशन तो यही थी हमारी, और एक और इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। दूसरी होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये दोनों हमारी CR इक्वेशन है। इन इक्वेशन का मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं। कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखें। देखो इन दोनों का यूज करेंगे कैसे, आ जाइए यहां पर।
देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पर, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पर यहां से ये माइनस इधर ले आओ, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई पुट कर दो, और डेल वी अपॉन डेल वाई के प्लेस पर डेल यू अपॉन डेल एक्स पुट कर दो, तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, ध्यान से समझेंगे यहां पर। देखिए जो प्रोसीजर मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं, यही प्रोसीजर आपको एज इट इज क्वेश्चन में भी करना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का जो प्रोसीजर है वो पहले ही समझा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, अब आप क्या करेंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे, तो आपके पास डीवी कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो, डीवी आपके पास आ जाएगा, डीवी अपॉन डीएक्स की जगह क्या पुट कर रहे हो आप, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डीएक्स प्लस, उसके बाद डीवी अपॉन डीवाई की जगह पुट करोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है ये कैसी इक्वेशन है मैं बताता हूं। देखो अगर ये हमारा गिवन फंक्शन एनालिटिक था, आपको अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, अगर गिवन फंक्शन एनालिटिक होगा, देखो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें dx और dv आ रहा है, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारा u और v एनालिटिक फंक्शन के पार्ट हैं, तो यहां पर जो ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसी होगी, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आप मालूम है, आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में, लेकिन वहां पर कहीं भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई थी। देखिए आपने जो यूनिट नंबर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है वो हायर ऑर्डर का पढ़ा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में आता है ना। तो यहां पर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, उसको चेक करने का तरीका होता है। मैं आपको चलिए बता देता हूं तरीका क्या है, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात मैं आपको बता देता हूं कि इस केस में हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप करें, हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी, हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी। वैसे चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं क्या होता है। एक्चुअली चेक करने का तरीका ये होता है कि हम इसमें ये वाला जो dx के साथ वाला पार्ट होता है इसको m मानते हैं और इसको मानते हैं n। इसको क्या मानते हैं, n। मतलब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, क्लास 12 में अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा बिल्कुल, है ना। कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ को अभी भी याद होगा, m dx प्लस n dy, इस तरह से लिखते हैं। मतलब dx के साथ में जो होता है वो m होता है, और जो dy, सॉरी इधर dy है, इधर क्या है dy। देखिए dx के साथ में m होता है और dy के साथ में n होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको चेक करने का तरीका होता है। चेक करने का तरीका क्या होता है, देखिए जो x के साथ में dx के साथ में m, इसको तो y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, और जो y के साथ में उसका x के रेस्पेक्ट में करो। और अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो जो गिवन इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो पहले इस कंडीशन को चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो वहां तो हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट है या नहीं है, लेकिन यहां पर हमेशा एग्जैक्ट ही बनेगी, इसलिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता दिया। बोलो बात क्लियर है। अब देखो करने का तरीका क्या होगा, ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन करने का तरीका क्या होगा। ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, ध्यान दीजिए v इक्वल टू, चलिए देखिए dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास v, तो v इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें, v इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स और इंटू डी वाई। ये हमारा इंटीग्रेशन का यहां पर क्या आएगा, फॉर्मूला। अब जरा यहां पर थोड़ा ध्यान से समझो, ये इंटीग्रेशन, अगर ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है। अगर देखो, अगर आप यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, तब भी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन आसान बन जाएगा। देखो कैसे, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो इसका इंटीग्रेशन समझिए क्या होगा। ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है जिसमें जो x के रेस्पेक्ट में dx वाला, इसमें आप मान के चलेंगे कि जो y है वो कांस्टेंट है, इसमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब अगर आपने y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया, क्योंकि दो वेरिएबल से ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं। जो ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन है जो कि y के रेस्पेक्ट में है, इसमें क्या करना है, ये और आसान हो जाएगा। कैसे? इसमें जितनी भी x की टर्म होंगी उन सबको छोड़ देना है। यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा लिविंग द टर्म कंटेनिंग x। जिस टर्म में x आ रहा है ना, उस टर्म को आप लीव कर देंगे, सीधी सी बात है। और इस फॉर्मूले, देखिए अब आपको यहां पर एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप इतना सारा काम ना करके सीधे क्या करो, इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लो तो आप सीधे इस फॉर्मूले में del u अपॉन del y की वैल्यू पुट कर दीजिए, del u अपॉन del x की वैल्यू पुट कर दीजिए, और आसानी से आपका क्वेश्चन हो। और देखो इसको याद करना आसान है। अगर आपको v निकालना है तो यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर पहले तो dx है, अगर dx आएगा तो नीचे dy आएगा, यहां dy आएगा तो यहां dx आएगा, और यहां अगर v है तो यहां u आएगा। तो आसानी से इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। आप चाहें तो सारे क्वेश्चन जो भी आपके, जहां पर भी आपको कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना हो, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और आंसर निकाल दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इसको ऐसे लिखें, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें, फिर CR इक्वेशन अप्लाई करें, उसके बाद ये इक्वेशन बनेगी। अब ये सब इतना काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम नहीं करना आपको, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। बस आप लिख देंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू उठा के रख देंगे और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये तो तब है जब आपको u गिवन है। अब अगर v गिवन होगा तो क्या करेंगे, सेम है। अगर आपको v गिवन होगा तो क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल इसी की तरह से चलेंगे। अब v गिवन है तो हम u के लिए वही काम करेंगे जो v के लिए किया। देखिए अगर v गिवन है तो मैं यहां पर लिखूंगा u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, फिर इसका टोटल डेरिवेटिव du इज इक्वल टू del u अपॉन del x, बिल्कुल सेम है, मैं इसलिए जल्दी से लिख रहा हूं, del u अपॉन del y, del u अपॉन del y और dy। देखिए मैं इसमें समय इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो मैं यहां कर रहा हूं वही आपको क्वेश्चन में करना है, तो फिर आपको क्वेश्चन में कुछ नया लगेगा ही नहीं। चलिए del u बाई del x dx, del u बाई del y dy। अब यहां पर क्या करेंगे आप, यूजिंग CR इक्वेशन। अब यहां पर आप CR इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग CR इक्वेशन। अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो जरा CR इक्वेशन का यूज करूंगा यहां पर, तो du कितना आ जाएगा, du इज इक्वल टू, देखिए del u अपॉन del x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, del v अपॉन del y। देखो प्रॉब्लम वही है कि आपको क्या करना है, v गिवन है, u निकालना है। तो जब आपको u निकालना है तो del u अपॉन del x तो आपको पता चलेगा नहीं, del u अपॉन del y पता चलेगा नहीं। आपको इस बार v गिवन है तो आप इसको v में कन्वर्ट कर दीजिए। तो del u अपॉन del x की जगह आप पुट कर देंगे del v अपॉन del y, ये हो जाएगा dx। मैं इस बार CR इक्वेशन लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे, del u अपॉन del y की जगह यहां पर आ जाएगा माइनस का del v अपॉन del x, ठीक है ना, और dy। और ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास है एग्जैक्ट, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको मालूम है इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इधर आ जाएगा u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ del v अपॉन del y इंटू dx प्लस माइनस में del v अपॉन del x और dy। अब इसमें जरा ध्यान से देखें, इसमें क्या होगा, यहां पर dx, जहां पर dx है वहां पर y कांस्टेंट रहेगा, सेम चीज है। और इस वाले में लिविंग द टर्म कंटेनिंग x।
जिस टर्म में एक्स है उसको छोड़ दीजिए। तो अब देखो इतना काम करना है आपको सभी क्वेश्चन में, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो आप सीधे सीधे इतना काम करेंगे, पहले यू लिखेंगे फिर उसका टोटल डेरिवेटिव सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे, वहां पर बता देंगे कि एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन आपको दे रखा है, आपको शो क्या करना है, शो करना है कि हार्मोनिक है। अब देखो यहां पर जब कॉन्जुगेट का फंक्शन आता है ना, कॉन्जुगेट का क्वेश्चन आता है, तो उसमें हार्मोनिक भी जनरली सभी में पूछा जाता है। तो पहले तो आपको ये शो करना है कि हार्मोनिक फंक्शन है, और बाद में इसका क्या करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, या कॉन्जुगेट एक ही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम u को लिखते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, है ना, x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है? अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कॉन्जुगेट निकालने का हम एक मेथड और आगे पढ़ेंगे भी। चलिए अगले क्वेश्चन में बताऊंगा क्या पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एक बात। x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा है। हम इसको पहले पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इसका। देखिए क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। भाई लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना तभी ये हार्मोनिक होगा। तो चलिए इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो जाएगा 12x वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से पार्शियल डेरिवेटिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो 12 हो गया, और वाई स्क्वायर का 0। एक बार और करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और करेंगे ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार और करेंगे तो माइनस का 12y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 12y स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम लेते हैं दूसरा वाला, क्या है, अब इसको करता हूं मैं y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, y के रेस्पेक्ट में करूंगा ये 0 हो जाएगा पहले वाला, तो 0 माइनस, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर वाई स्क्वायर 0 हो गया था हमारा, चलिए 0 माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये 12, देखिए वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा तो 12 बनेगा, ये 12x स्क्वायर वाई, और वाई स्क्वायर का बनेगा 2y। एक मिनट कुछ छूट गया क्या, x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले मैंने x के रेस्पेक्ट में किया 4x क्यूब 12x वाई स्क्वायर, ठीक है। और हाँ अब मैं कर रहा हूं इसको y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 0 बनेगा, ठीक, x की पावर 4, एक मिनट हो जाइए, 4 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, ठीक, y के रेस्पेक्ट में x की पावर 4 का 0 हो गया, माइनस, चलिए 12 बन गया x स्क्वायर वाई प्लस 2y। एक बार और करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये कितना आ गया, माइनस का 12x स्क्वायर। एक मिनट यहां पर मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं, y की पावर, ये y की पावर 4 होगा यहां पर, हाँ ये y की पावर, एक बार ध्यान दीजिए, ये y की पावर 4, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये y की पावर 4 होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान दें, देखो इसका तो 0 हो गया, यहां पर इसका y की पावर 4 का यहां पर 0 होना था, ये y की पावर 4 है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, चलिए यहां पर चलते हैं, तो x की पावर 4 का 0 हो गया, ये आपका आ गया 12x स्क्वायर वाई, और इसका आ जाएगा आपके पास प्लस में y की पावर 4 का प्लस में 4y की पावर 3, और आगे करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस का 12x स्क्वायर और ये प्लस का 12y स्क्वायर। अब हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन बन चुकी हैं, कौन कौन सी, एक इक्वेशन ये रही, इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1, और एक नीचे बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का सम अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये हार्मोनिक है। क्या है, हार्मोनिक। चलिए देखिए
देखें तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, चलिए 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहां से हमें मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, इधर से मिलेगा प्लस माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का 12y स्क्वायर। और आप देख सकते हैं यहां से सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये तो लाप्लास इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई हो गई है, ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, क्योंकि u ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए therefore u is a हार्मोनिक फंक्शन। तो u हमारा एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो देखो आधा पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, हमने प्रूव कर दिया कि ये हार्मोनिक है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। देखिए यहां पर आपको जो गिवन है ना वो u गिवन है, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, v। तो यहां पर मुझे v निकालना है। तो अब जरा आगे चलते हैं, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा लेट v be the harmonic, let v be the harmonic conjugate, let v be the harmonic conjugate of u। हमने मान लिया कि जो v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, और मान क्या लिया, होता है v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u एंड u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। चलिए तो v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्रोसीजर से। v इज इक्वल टू, v जो है हमारा वो एक्स वाई का फंक्शन है। क्या है, v एक्स वाई का फंक्शन है। अब इसका टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल डेरिवेटिव, देखिए जो मैंने आपको समझाया था ना प्रोसीजर, एज इट इज मैं यहां पर वही लगाने जा रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए dv इक्वल टू del v अपॉन del x, del v अपॉन del x इंटू dx प्लस del v अपॉन del y इंटू dy। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि v निकालना है, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव हमें नहीं पता। तो हम यहां क्या करेंगे, बाय यूजिंग CR इक्वेशन, बाय यूजिंग CR इक्वेशन। अब आप CR इक्वेशन यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट यूज करें। चलिए देखिए CR इक्वेशन का यूज करेंगे तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, del v अपॉन del x होता है माइनस del u अपॉन del y के बराबर। dv अपॉन dx कितना होता है, माइनस del u अपॉन del y dx प्लस del v अपॉन del x होता है del u अपॉन del x के बराबर, और ये dy। देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ v है तो यहाँ दोनों जगह u आएगा, और अगर यहाँ dx है तो यहाँ dy आएगा, या dy है तो dx आएगा। चलिए अब क्या करना है, इसके बाद जरा ध्यान देना, ये जो इक्वेशन बनी, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का मेथड हमें आता है, इसको सॉल्व करने का मेथड हमें आता है। देखिए अब वापस आते हैं एक बार प्रोसीजर पे। इफ u इज ए गिवन, हाँ केस 1 हमारा, अगर u गिवन है, u अगर गिवन है तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसमें y को कांस्टेंट और इसमें x वाली टर्म को छोड़ दीजिए। चलिए तो इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस del u अपॉन del y, माइनस del u अपॉन del y dx प्लस, और यहां पर
डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डी वाई। करना क्या है, यहां पर एक बार लिख देते हैं, क्या लिखना है देखिए, यहां पर हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहां पर लिविंग द टर्म, कौन से टर्म को छोड़ना है, लिविंग द टर्म कंटेनिंग x, जिस टर्म में x को आ रहा हो उसको छोड़ दीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां पर अभी हमने वैल्यू पुट नहीं करी, वैल्यू तो पुट कर देते हैं, वैल्यू आप चाहे तो वहां पुट कर दे, चाहे पहले भी पुट कर सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोबारा मत निकालना, देखो कहां है डेल यू अपॉन डेल वाई, कहां गया, ये रहा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये लिखा -12x² y + 4y³, यहां लिख देते हैं। तो v इज इक्वल टू माइनस साइन -12x, क्या था, माइनस का 12x² y + 4y³, 4y³, यही था। देखो जरा ध्यान से देख लो, गलत ना हो जाए, 12x² माइनस का 12x² y 4y³, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला पार्ट, ये हो गया dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स कहां पर था, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, 4x³ माइनस 12xy², 4x³ माइनस 12xy² और यहां पर आ जाएगा dy। अब देखो ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा, अगर मैं यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होगा, अगर नहीं लगाते इस कॉन्सेप्ट को तो डिफिकल्ट होगा। आप चेक करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो चेक करने का ऑप्शन है आपके पास, इसको आप m मान लो, इसको आप n मान लो, और यहां पर डेल m अपॉन डेल वाई निकालो और यहां पर डेल n अपॉन डेल एक्स निकालो। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो एग्जैक्ट है और नहीं आए तो नहीं होंगे, लेकिन ये बराबर आएंगे 100%, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। चलिए देखिए जरा, तो इसमें क्या करना है, पहले वाले इंटीग्रल में y को कांस्टेंट मानना है और इसमें वो टर्म छोड़ देनी है जिसमें x हो। तो पहले इस वाले टर्म की बात करते हैं। देखिए अगर मैं इसमें y को कांस्टेंट मान लूं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए पहले सिंप्लीफाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x² y - 4y³, ये आएगा dx, है ना। चलिए अच्छा इसमें देखो, इसमें जिस टर्म में x आ रहा है उसको छोड़ देना, दोनों टर्म में x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, छोड़ दो इसको, यानी कि आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दिया इसको। भाई बोला है ना कि जिस टर्म में x आ रहा हो उसको छोड़ दीजिए, तो इसमें तो दोनों में x आ रहा है तो दोनों को छोड़ दीजिए, खत्म हो गया वो इंटीग्रेशन। अब केवल ये बचा, इसमें y को कांस्टेंट मानना है, तो देखिए कितना आसान हो गया। अब अगर इसमें हम y को कांस्टेंट मान रहे हैं तो देखिए मुझे क्या करना है, y कांस्टेंट है तो y तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, 12y कांस्टेंट हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 12y तो कांस्टेंट हो गया और x³ अपॉन 3 माइनस यहां पर 4y³ कांस्टेंट है तो 4y³ कांस्टेंट हो गया और 1 बचा, 1 का हो जाएगा x, ये आ जाएगा आपके पास। इसको कैंसिल करिए 3 से 4 टाइम, 3 से 4 टाइम्स, तो कितना बच गया आपके पास, मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये बच गया मेरे पास v इक्वल टू 4x³ y माइनस 4xy³ और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो आप देख सकते हैं कितने आसान ये क्वेश्चन, ये मैंने पूरा प्रॉपर तरीका प्रोसीजर से आपको बताया है, तब आप देख सकते हैं कि कितने छोटे ये क्वेश्चन है और कितने आसान है। बस एक बात प्रोसीजर को समझना है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, आसानी से कंप्लीट हो गया और इसका आंसर आ गया 4x³ y माइनस 4xy³। अच्छा इसमें प्लस सी और लिख लें, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो प्लस सी आएगा, है ना, प्लस सी। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद ये टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, सो दैट ये हमारे पास आ गया इज हार्मोनिक, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, और उसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से देखें, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन निकालना है। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में u हमें दे रखा है, v हमने निकाल दिया, और अगर हमसे अब पूछा जाए कि बताओ एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन का फार्मूला होता है fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v। आप u भी निकाल चुके, v भी निकाल चुके,
u के प्लेस पे u को पुट कर दीजिए, v के प्लेस पे v को पुट कर दीजिए, fz आ जाएगा। लेकिन आपको जो fz बताना है ना वो z की टर्म्स में ही बताना होगा। अब यहां पर क्या होगा, जब मैं यहां पर u का आंसर लिखूंगा, u की जगह u लिखूंगा और v की जगह v लिखूंगा, तो ये बड़े बड़े से दो एक्सप्रेशन आएंगे। इन एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा z में, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। कुछ क्वेश्चन में आसान होता है लेकिन कुछ में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, तो मैं अब आपको बताता हूं। इस टॉपिक के बाद हम एक मेथड और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मिलने थॉमसन मेथड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ट्यूशन हमेशा वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन, मैं ये दो क्वेश्चन लास्ट वाले जो करा रहा हूं, देखिए अगर आपको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है फिर तो आप लाप्लास इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एफजेड निकालना है, देखो यहां पर जैसे हमसे पूछे एफजेड, आपको एफजेड निकालना हो या कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना हो तो भी आप मिलने थॉमसन मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एफजेड पूछा है तो आप 100% मिलने थॉमसन मेथड ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कॉन्जुगेट पूछा है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जो मैं आज आपको करा रहा हूं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर एफजेड निकालना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि जब आप u और v यहां रखेंगे तो u v x y में आएगा, बड़े बड़े ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे और उनको फिर z में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, है ना, z में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। और मिलने थॉमसन मेथड जो होता है उसमें फायदा क्या होता है, मिलने थॉमसन मेथड का फायदा ये होता है कि वहां पर डायरेक्ट आपको एफजेड मिलता है इन टर्म्स ऑफ z। और अगर आपको मान लो एफजेड आपका डायरेक्ट आ गया लेकिन आपसे पूछा था कॉन्जुगेट, आपको u दिया था v पूछा था, तो कैसे करेंगे? देखिए आप मिलने थॉमसन मेथड से एफजेड निकालोगे और जो एफजेड में आएगा उस एफजेड को आप जेड की जगह पर जहां जहां जेड आ रहा होगा वहां वहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई रख दोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दोगे, तो फिर आप बता सकते हो। देखिए जेड को एक्स वाई में कन्वर्ट करना आसान है लेकिन एक्स वाई को जेड में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिलने थॉमसन मेथड का यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से और आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ जेड, और वो भी बिना मिलने थॉमसन मेथड के। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जब एकेटीयू में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को मिलने थॉमसन मेथड से कर सकते हैं। लेकिन आज अभी क्योंकि हमने मिलने थॉमसन मेथड नहीं पढ़ा है तो हम इसी मेथड से करेंगे जो हमने आज पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या करना है। नाउ स्टार्ट। सो दैट द फंक्शन, आपको v दे रखा है यानी कि आपको पहले u निकालना है, और सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि हार्मोनिक है, फिर v निकालना है, तो इसमें काफी सारा काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो v हमें दे रखा है x, y इज इक्वल टू e की पावर x साइन y, ये हमें गिवन फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसको पहले हार्मोनिक प्रूव करना है, तो जल्दी से कर देते। डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, ई की पावर, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो कांस्टेंट है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, साइन वाई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार और करेंगे तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर से वापस यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलिए ये तो डबल डेरिवेटिव आ गया। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल वाई देखिए कितना आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट हो गया और साइन वाई का आ जाएगा कॉस वाई। एक बार और करेंगे तो डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसका अगर आपने एक बार और करा तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई आएगा, तो ई की पावर एक्स और माइनस साइन वाई, ये मेरे पास आ गया। यहां से आप देख सकते हैं दो इक्वेशन हमारी बनी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना, दोनों को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। देखो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, डेफिनेटली आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जीरो ही आएगा। तो पहली इक्वेशन डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास e की पावर x साइन वाई, e की पावर x साइन वाई, दूसरा है माइनस e की पावर x साइन वाई, और आप अच्छे से देख सकते हैं यहां पर दोनों हो गए कैंसिल, तो हमारे पास बचा जीरो। तो यहां से मुझे मिला डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब आगे देखिए,
अब इसमें हमने हार्मोनिक प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया हमने? हार्मोनिक। तो आप लिखेंगे यहां सिंस, अच्छा हमें गिवन फंक्शन v है ना, हाँ, सिंस v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, v ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। और अगर इसने v ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर v इज अ हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालते हैं, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखिए जरा, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का प्रोसीजर अगेन सेम होगा। आपको v दे रखा है और u निकालना है। चलिए v दे रखा है, u निकालना है। तो सबसे पहले हम u लिखेंगे, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, du इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। नाउ यूजिंग कॉची-रीमान इक्वेशन बाय यूजिंग CR इक्वेशन, CR इक्वेशन का यूज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए कितना आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा du इक्वल टू, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है dv अपॉन dy के बराबर, डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर dx प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल और dy। देखो अगर आपको कॉन्जुगेट फंक्शन पूछा हो ना तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये तो आप पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके होंगे, क्योंकि हार्मोनिक पूछा आपसे। तो अगर आपसे पूछा है पहले कि हार्मोनिक प्रूफ करिए और कॉन्जुगेट निकालिए, फिर ये मेथड ज्यादा सुटेबल है ना। चलिए बाकी करने के लिए आप मिलने थॉमसन से भी कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहां पर क्या करना है, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू लाके पुट करेंगे। चलिए मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखिए हाँ यूजिंग CR इक्वेशन यूज हो गई। हाँ चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, du इज इक्वल टू, इधर रख देते हैं, देखो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके बाद देखो क्या करना है, ध्यान से देखें। नाउ du इक्वल टू dv अपॉन dy की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं पहले, dv अपॉन dy मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई कहां गया, ये रहा, e की पावर x cos y, e की पावर x cos y और dx प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल ई की पावर एक्स साइन वाई और यह माइनस भी है, तो माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई और ये आ गया dy। चलो अब आगे देखो क्या करना है, ध्यान से। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर से आपको u मिलेगा और इधर से आपको e की पावर x cos y dx प्लस e की पावर x sin y एंड dy। अब यहां पर अगेन क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो dx के साथ वाला इंटीग्रल है उसमें तो मानेंगे y को कांस्टेंट, y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या करेंगे, लिविंग द टर्म कंटेनिंग x, और इसमें एक ही टर्म है और उसमें ही x है, तो यानी कि पूरा इंटीग्रल को छोड़ दीजिए फिर से। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा u इज इक्वल टू, और इसमें y को कांस्टेंट माने मतलब cos y कांस्टेंट है और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो यानी कि ये तो वापस e की पावर x और cos y ही हमारे पास आ रहा है, एंड प्लस में c, ये हमारा क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया भाई। देखो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो ये क्या है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुका। तो दिस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ
v हमने पहले ही मान लिया था, ये देखो कहाँ गया हमारे पास, हाँ चलिए, तो u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, v हमें दे रखा था, v हमें गिवन था, u हमने निकाल दिया, u हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। लेकिन अब आगे एक पार्ट और बच गया इसका, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन निकालना। देखिए एनालिटिक फंक्शन क्या है, देखिए एनालिटिक फंक्शन यानी कि हमें क्या चाहिए, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है, यू कितना है e की पावर x cos y प्लस v कितना है आयोटा e की पावर x sin y, इतना ही है ना v, e की पावर x sin y। चलिए ये दे रखा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं, देखिए जरा। तो एफ जेड इक्वल टू, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल है, एफ जेड इक्वल टू यू कितना था e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y, यहां आ गया। अब इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जरा ध्यान से देखें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x कॉमन आ गया, बचा क्या cos y प्लस आयोटा sin y। और यहां पर तो ये फॉर्मूला जो ब्रैकेट में लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार यूज कर चुके हैं इसको, इस यूनिट में भी, यूनिट नंबर 1 में भी यूज कर चुके हैं, यूनिट नंबर 3 में भी यूज कर चुके हैं। तो यहां पर एफ जेड इक्वल टू किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया e की पावर आयोटा y का। भाई e की पावर आयोटा y का फॉर्मूला बना, क्यों बना, क्योंकि देखिए e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या बन जाएगा, ये एफ जेड इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, e की पावर x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y क्या होता है z, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ गया e की पावर में z, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें जो एनालिटिक फंक्शन है वो e की पावर z है। अब जरा एक चीज ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को हमें किससे करना चाहिए, वैसे मिलने थॉमसन मेथड से करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट भी पूछा था तो हमने इस मेथड से कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर तो एनालिटिक फंक्शन बनाना आसान था, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया हमारा, यहां से सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है, आसानी से बन जा रहा है। लेकिन सभी जगह ये फॉर्मूला आसानी से नहीं बनेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप मिलने थॉमसन मेथड से करते तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या आता, e की पावर z आता, है ना। और फिर e की पावर z को आप z की जगह x प्लस आयोटा y लिखते, इनको अलग अलग कर देते, आपके पास ये आ जाता, मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका u आ जाता। यानी कि आप मिलने थॉमसन मेथड से भी कॉन्जुगेट फंक्शन निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए बोला है और कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आप इस मेथड से करें। लेकिन अगर आपको कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला है या एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए बोला है तो आप मिल्सन थॉमसन मेथड से करें। अगर आपसे एनालिटिक फंक्शन पूछा है तब तो आप 100% मिलने थॉमसन मेथड से ही करेंगे, जो कि हम अगले 2 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये जो हमारा टॉपिक था हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, यहां पर कंप्लीट हो गया। बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। यहां पर 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको करें, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है दोनों के दोनों। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।